इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है डॉक्टर फ़ोन ट्रांसफ़र ने, जिसकी मदद से आप अपना एंड्रॉयड का सारा डेटा आईफ़ोन पे, आईफ़ोन का सारा डेटा एंड्रॉयड पे, आईफ़ोन से आईफ़ोन और एंड्रॉयड से एंड्रॉयड सारा डेटा एक क्लिक की मदद से ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये एक पीसी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है अपने पीसी में आपको, वहाँ पे दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, डेटा टाइप सेलेक्ट करना है, स्टार्ट ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और एक डिवाइस का सारा डेटा दूसरे डिवाइस पे सीमलेसली ट्रांसफ़र हो जाएगा। डॉक्टर फ़ोन ट्रांसफ़र का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पे क्लिक कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए और चेकआउट ज़रूर कीजिए। डॉक्टर फ़ोन की तरफ से ये है 20% डिस्काउंट का कूपन कोड, इसको इस्तेमाल कीजिए और पाइए डॉक्टर फ़ोन के ऊपर 20% का फ्लैट डिस्काउंट। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज का हमारा संडे क्यूएनए, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चन के आंसर में देने की कोशिश करता हूँ। किसी का क्वेश्चन अगर छूट जाए, गलती से मिस हो जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो क्यूएनए में तो कवर हो ही जाते हैं, जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। तो पूरा देखिए, आपको कुछ ना कुछ इससे नॉलेज जरूर देखने को मिलेगी और मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कमेंट सेक्शन में कोशिश करता ही हूं, जब तक कि आपका क्वेश्चन जो है जेन्युइन हो। आपके क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत लोग बोलेंगे भाई बाल कटा लिया आपने, क्या बाहर गए थे, सैलून में गए थे, हेयर कटिंग सैलून में गए थे? तो इसके बारे में भी बताता हूं, क्योंकि ये इसके पीछे जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरे घर से 10 मीटर की या 20 मीटर की दूरी पे एक हॉस्पिटल है, जहाँ पे एक डॉक्टर को पिछले दिनों में कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला। अब डॉक्टर को निकला, जो भी जनरल फिजिशियन थे वो डॉक्टर, यानी कि जो आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए जाते हैं, सर्दी बुखार के लिए, तो वो डॉक्टर को निकला, जिसकी वजह से 150 लोगों से वो कांटेक्ट में जो आए थे उनके ऊपर भी हेल्थ अथॉरिटीज को नजर रखनी पड़ रही है। आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन भले ही खुल चुका हो, लेकिन जो केसेस है वो डबल होते जा रहे हैं, इसलिए अपना ख्याल बहुत रखिए। जब तक कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ ना हो, घर से बाहर मत निकलिए। आपके काम पे आप जा रहे हैं, अच्छी बात है, काम पे जाइए, आपको जो रोजी रोटी कमाना है, जो पैसे कमाना है कमाइए, लेकिन जितना हो सके जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जैसे हेयर कटिंग वगैरह, ये आप जितना हो सके घर पे करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके फैमिली के लिए बेहतर होगा। इसलिए मैंने भी दोस्तों कोई सैलून वगैरह के अंदर नहीं गया, घर पे ही अपने ट्रिमर से अपने बाल काटे, क्योंकि मेरी और मेरे घर वालों की सेफ्टी उसी में है। तो आइए दोस्तों, हमारा संडे क्यूएनए जो है आज का शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा है जोरीफ खत्री ने। ये बोलते हैं आईफोन 10 सेकेंड हैंड इन्होंने खरीदा था, ओरिजिनल उसके अंदर डिस्प्ले है, जिससे लिया उसने भी उनको अश्योरेंस दिया कि डिस्प्ले इसके अंदर ओरिजिनल है, लेकिन उसमें ट्रू टोन उनको नजर नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या डिस्प्ले डुप्लीकेट है या कोई और रीजन हो सकता है? उसने उनको ये भी बताया था कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद जो है ट्रू टोन आ जाएगा। देखिए दोस्तों, कभी भी आप सेकंड हैंड आईफोन लेते हो और जिन आईफोन्स के अंदर, यानी कि आईफोन 8 एंड अब, आईफोन 8, 10 और उसके बाद जो भी सीरीज आई है, उसके अंदर आपको अगर डिस्प्ले के अंदर ट्रू टोन नहीं देखने को मिलता तो वो आईफोन लेना अवॉइड कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि फोन का डिस्प्ले टूट जाता है, खराब हो जाता है, किसी वजह से भी उसका डिस्प्ले जो है उसको निकाल कर फिर से लगाया जाए, या फिर उसको निकाल कर उसकी जगह ओरिजिनल एप्पल का डिस्प्ले भी लगाया जाए, लेकिन जो टेक्नीशियन है वो इतना क्वालिफाइड नहीं है, उसके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है, प्रॉपर डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है, सॉफ्टवेयर वाले टूल्स नहीं, जैसे एप्पल के सर्विस सेंटर में होते हैं, तो फिर वहां पे जो है आपके आईफोन के डिस्प्ले में से ट्रू टोन गायब हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा कोई फोन बेच रहा है सेकंड हैंड में, तो अवॉइड कीजिए उसको लेने का। फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस ये है कि ट्रू टोन एक बहुत अच्छी चीज है, आपको रीडिंग वगैरह में काम आएगी और डे टू डे लाइफ में भी आपकी आंखों पर जो है जो डिस्प्ले की ब्लू लाइट पड़ती है, बुरा असर पड़ता है, उसको रोकने में बहुत मदद करता है। तो ऐसे फोन्स को आप अवॉइड कीजिए। अगर आप ले चुके हैं तो कोई बात नहीं, उससे आपके फोन के परफॉर्मेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एबी फैम व्लॉग्स का। ये बोलते हैं आईफोन 11 लूं या आईफोन 10 लूं, बजट इज एन इशू फॉर मी। मतलब उनके लिए बजट जो है एक रेस्ट्रिक्शन है और उनकी पहली प्रायोरिटी गेमिंग। अगर आपकी पहली प्रायोरिटी गेमिंग है, ये बहुत लोग को बोलता हूँ कि बहुत लोग को जो है एक कश्मकश रहती है, कंफ्यूजन रहता है कि आईफोन 11 लेना चाहिए या 10 लेना चाहिए, ऐसी लेना चाहिए, 10 लेना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस में डाला, कंपैरिजन भी डाला, और एसी वर्सेस आईफोन 11 का भी स्पीड टेस्ट डाल चुका हूँ, एसी वर्सेस आईफोन 10 का भी स्पीड टेस्ट डाल चुका हूँ। उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि आईफोन 10, आईफोन एसी और आईफोन 11 का जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो डे टू डे लाइफ हो, चाहे वो गेमिंग हो, उसके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपके लिए गेमिंग ही एक प्रायोरिटी है, आपको गेमिंग करना है, अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, आप आईफोन 11 की जगह आईफोन 10 में जाके अपने जो पैसे है उसको बचा सकते हो। अगला कमेंट है दोस्तों प्रणव अरोरा का। बोलते हैं कि मुझे पर्सनली लगता है कि आपको मैकबुक प्रो का 16 इंचेस लेना चाहिए इंडिया के बाहर से, और अगर इंडिया से ले रहे हो तो 13 इंचेस वाला जो मैकबुक प्रो आया है 2020 वाला, उसका 10 जेन लेना चाहिए। अब यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि प्रणव जो है वो कंसर्न है कि वो चाहते हैं कि मैं एडिटिंग में काफ़ी अच्छे से काम कर सकूँ, अपना वर्क फ्लो अच्छे से मैनेज कर सकूँ, जिसके लिए मैकबुक प्रो 16 इंचेस एक बहुत ज़बरदस्त मशीन है, एक बीस्ट है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है इसका फोकस कंप्लीटली आप लोग की तरफ है, व्यूअर्स की तरफ है, कि व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं, आप लोग जो देखना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, जो लेना चाह रहे हैं, जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको चाहिए, वो चीज़ मैं लाना चाहता हूँ अपने स्टूडियो के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, उसको यूज़ करके आपको बताना चाहता हूँ। मैकबुक प्रो 16 इंचेस का ऑलरेडी बहुत लोग रिव्यू कर चुके हैं और डेफिनेटली वो एक बीस्ट मशीन है। और मैकबुक प्रो 13 इंचेस का हमने बहुत ज़बरदस्त है अगर आप बहुत हैवी ग्राफिक्स वाला वर्क करते हो, जैसे हम लोग करते हैं वीडियो एडिटिंग वगैरह।
लेकिन मैं लाना चाहता हूं मैकबुक प्रो 13 इंचेस को अपने लाइफ में और उसको यूज करके आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो कैसा है, क्योंकि यहां पे हम लोग कभी भी जो है हमारे इस चैनल पे एटलीस्ट वैल्यू फॉर मनी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। भले ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स कवर करते होंगे, लेकिन वैल्यू फॉर मनी जो है ये नंबर 1 प्रायोरिटी मेरी एटलीस्ट होती है कि आपको जो है सही एडवाइस दूं। इसीलिए मैंने जो है अपने डेली लाइफ के अंदर आईफोन 11 प्रो या 11 प्रो मैक्स के सामने आईफोन 11 को ही प्रेफर किया और आप देख सकते हैं कि कितना सक्सेसफुल बना ये वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग स्मार्टफोन है। अगला क्वेश्चन है कौशिक का। ये बोलते हैं सब लोग बोलते हैं कि एप्पल का लाइटनिंग केबल हटा के टाइप सी लाना चाहिए, लेकिन लाइटनिंग जो है ये अच्छा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है और इसके अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो टाइप सी क्यों लाना चाहिए? क्योंकि टाइप सी जो है उसका इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा है, उससे रिलेटेड जो एक्सेसरीज है, जो प्रोडक्ट्स है, जो डोंगल्स है, वो ज़्यादा ईजिली और वो सस्ते भी आपको मिलते हैं। अमेजॉन से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। और लाइटनिंग से रिलेटेड जो एक्सेसरीज है, पहली बात इंडिया में आसानी से मिलती नहीं है। आपको एक एचडी कार्ड रीडर लगेगा लाइटनिंग वाला, फिर उसके बाद अगर टीवी से कनेक्ट करना है तो एचडीएमआई वाला रीडर आपको लगेगा, वो डोंगल लगेगा। अगर आपको फिर यूएसबी से कनेक्ट करना है तो उसके लिए अलग डोंगल लगेगा। और ये हर एक डोंगल जो आता है ये तकरीबन 3-3 हज़ार रुपये का आता है। तो अगर आप 3 डोंगल लेते हो तो 10,000 रुपये आपके ऐसे ही चले जाते हैं। उससे अच्छा अगर आप यूएसबी सी वाला अगर पोर्ट होता तो एक हब ले लेते तो सारा काम अपने हो जाता। और एप्पल की जो प्रो वाले प्रोडक्ट्स है, जो जेन्युइनली प्रो है, जैसे मैकबुक प्रो आता है या फिर आईपैड प्रो आता है, उसके अंदर टाइप सी वाला पोर्ट ही आता है। तो एप्पल को यहाँ पे लाइटनिंग हटा के टाइप सी देना ही चाहिए, ऐसी जो है मेरी राय है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डॉक्टर एस्थेटिक का। ये बोलते हैं आपके क्या थॉट्स है एप्पल टीवी 4K के ऊपर। उन्होंने एक फायर स्टिक भी खरीदा 4K वाला और एप्पल टीवी 4K भी, जिसका प्राइस फायर स्टिक से 3 टाइम ज्यादा है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया कि जो एप्पल टीवी है उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो यूआई है बहुत ज़्यादा स्मूथ है और फायर स्टिक जो है उसके सामने बहुत ज़्यादा लैगी लगता है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपके क्या थॉट्स है? बिल्कुल, एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और जो उसके बराबरी के प्रोडक्ट्स है उससे डबल या ट्रिपल टाइम उसका प्राइस भी होता है। जैसे आईफोन ले लो, आईपैड ले लो, जो एंड्रॉइड के टैबलेट आपको सस्ते मिलेंगे, नहीं आईपैड सस्ते में नहीं मिलेगा। वैसे ही आपने एप्पल टीवी जैसे लिया है फायर स्टिक के सामने तो आपको महंगा पड़ा, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि कितना स्मूथ है, कितना फ्लूइड है। इसीलिए एप्पल इकोसिस्टम के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बंदे लेते हैं उसके बाद वहां से निकल कर बाहर जाना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो फ्लूइडिटी, वो स्मूथनेस उनको देखने नहीं मिलती है। अगर आप वन प्लस के भी फोन ले लेते हो जिनके अंदर बहुत हाई रिफ्रेश रेट है और लेटेस्ट आईफोन लेते हो जिसके अंदर 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट है, लेकिन यहाँ पे यूआई इतना स्मूथ है, इतना फ्लूइड है कि आपको वहाँ पे और यहाँ पे कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा। सिर्फ वो मेनू में स्क्रॉलिंग के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फास्ट महसूस होगा, लेकिन यहाँ पे जो फ्लूइडिटी है उसको मैच करने के लिए ही उनको जो है वहाँ पे इतना हाई रिफ्रेश रेट देना पड़ता है। इसलिए ऐसे ही होते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा प्रीमियम और आपको जो पैसा आपने स्पेंड किया उसके सामने आपको सही में जो है अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनुस खान का। ये बोलते हैं Xiaomi ने 30 वॉट्स का वायरलेस चार्जर निकाला है तो क्या 11 में चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करूँ, फास्ट वायरलेस चार्जिंग के लिए, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। देखिए आपका आईफोन 11 जो है वो 7.5 वॉट्स मैक्सिमम फास्ट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, उसके ऊपर सपोर्ट करता ही नहीं। अगर आप 30 वॉट का चार्जर लगा लो, 100 वॉट का चार्जर लगा लो, ये जो फोन है आपका, ये जो पावर ड्रॉ करेगा उसमें से निकालेगा वो 7.5 वॉट्स ही होगा मैक्सिमम। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान आपके फोन को नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अभिलाष का। बोलते हैं मेरे पास एक आईपैड 6 जनरेशन है, एक लाइटनिंग टू यूएसबी वाला एक डोंगल मुझे चाहिए जिससे मैं अपना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क उससे कनेक्ट कर सकूं। क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका आप लिंक दे सकते हो? और क्या आई मूवी आईपैड 6 जनरेशन का और लेटेस्ट आईपैड प्रो में जो आता है उसके अंदर कोई डिफरेंस है क्या? पहली बात, आई मूवी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जो आईपैड के लिए और आईओएस के लिए आता है वो सेम है। मैक ओएस के लिए जो आई मूवी आता है वो थोड़ा आपको एडवांस देखने मिलेगा, जिसमें थोड़े लेयर्स वगैरह के फीचर आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। रही बात यहाँ पे आपका जो लाइटनिंग टू यूएसबी वाला आप डोंगल बोल रहे हो, वो इंडिया में करेंटली अवेलेबल नहीं है। कोई एप्पल रीसेलर के पास आपको मिलेगा या अमेजॉन में मिलेगा, आप देख सकते हो। लेकिन याद रखिए आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क उससे मोस्ट प्रॉब्ली नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। एक्सटर्नल एसएसडी जो होगा वो कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन आपने ओरिजिनल एप्पल का ही डोंगल लेना है। अगर आपको मिलता है कहीं से तो आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है यमी टमी का, अच्छा नाम है आपका, और ये पूछते हैं कि आईफोन 11 जो है उसके अंदर 2 कैमरा है, तो उसके अंदर जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उनका वो बहुत ज्यादा जो है व्हाइट पिक्सल्स दिखा रहा है बैकग्राउंड में, स्क्रीन पे भी और फोटोज में भी, वीडियो में भी। इसका क्या वजह है? देखिए इसके अंदर 2 कैमरा, एक वाइड एंगल है, एक अल्ट्रा वाइड एंगल है। वाइड एंगल जो है उसका एपर्चर है 1.8 और अल्ट्रा वाइड का है 2.4। अभी ये एपर्चर क्या होता है, छोटी सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूं। बेसिकली होती है लेंस की ओपनिंग, कि आपकी लेंस कितनी खुलती है। जितना छोटा नंबर होगा उतनी लेंस जो है ज्यादा आपकी खुलती है। एकदम लेमैन की लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अल्ट्रा वाइड पे आप शिफ्ट करते हो वाइड एंगल से, तो सिमिलर लाइटिंग कंडीशन में आपके जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है उसके अंदर कम लाइट आ रही है
नॉर्मल वाइड एंगल लेंस के मुकाबले। इसीलिए क्या होता है, जब इंडोर्स में आप ले रहे हो या लाइट लो है, वहां पे जो नॉर्मल लेंस आपका जो रेगुलर लेंस है वाइड एंगल वाला, वो जैसी वीडियो की क्वालिटी या फोटो की क्वालिटी दे रहा है, जब आप अल्ट्रा पे शिफ्ट करते हो, अल्ट्रा वाइड पे, तो वहां पे जो है आपको ग्रेन्स नजर आते हैं लो लाइट की वजह से। अगर आप अच्छे लाइटिंग में उसको यूज करेंगे तो आपको ग्रेन्स नजर नहीं आएंगे, इसमें कोई भी परफॉर्मेंस में कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है ध्येय पटेल का, और यही कॉमेंट मुझे बहुत लोगों ने दिया है। मतलब मैंने पूछा था पिछले वीडियो में कि मैकबुक प्रो का मुझे 8 जनरेशन वाला सीपीयू लेना चाहिए, बेस मॉडल लेना चाहिए या टॉप एंड मॉडल लेना चाहिए। तो बहुत लोगों ने बोला है, 90% लोगों ने, कि आपको बेस मॉडल लेना चाहिए, और बाकी 10% लोगों ने बोला है टॉप मॉडल लेना चाहिए। यहाँ पे ध्येय पटेल लिख रहे हैं कि i5 का जो 8 जनरेशन है मैकबुक प्रो 2020 का, वही आपको लेना चाहिए और उसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि i5 का 10 जनरेशन जो है वो बेटर है, सबको पता है, ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसका रिव्यू किया हुआ है। तो बेस वर्जन लीजिए और उसमें बताइए कि टाइट बजट के अंदर आप मैक्सिमम कितना परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। तो मेरा भी यही प्लान है कि जो बेस वर्जन है मैकबुक प्रो का 13 इंच का, जो इंडिया में सबसे सस्ता आता है, वही लेके अपने वर्क फ्लो में उसको लेके आना, और हैवी से हैवी टास्क जो वीडियो एडिटिंग वगैरह में जितनी भी चीजें करता हूं उस पर करके आपको बताना कि कितना वो जो है एफिशिएंट है, कितना वैल्यू फॉर मनी है। अगर सस्ती चीज में आपका काम हो जाता है तो अननेसरी और 50-60 हजार रुपए डाल के 1,75,000 का टॉप एंड मॉडल आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हर्षित यादव का, ये बोलते हैं आईपैड मिनी जो नया वाला है वो कब तक आएगा, क्या उसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा, कितने तक आएगा, मुझे वेट करना चाहिए, क्या आईपैड लेना है अंडर 40,000 ओनली फॉर पबजी एंड यूट्यूब वीडियो, प्लीज मेरा क्वेश्चन पिक कर लो। देखिए 120 हर्ट्ज तो उसमें नहीं आने वाला है, ना उसमें आने वाला है, ना ही आईपैड एयर जो रिफ्रेश आएगा उसमें आने वाला। मिनी जो है वो इस साल तक नहीं आएगा, इसके बारे में जो रूमर आई है, जो लीक निकल के आया कि मिनी इस साल नहीं आएगा, 2021 में आएगा। फिर भी अगर आपको रुकना है तो आप रुक सकते हो, अगर आपको नहीं रुकना है तो अभी जो मिनी अवेलेबल है ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। और अंडर 40,000 अगर आपको लेना है तो मिनी अच्छा है, या फिर थोड़ा आप एक्सटेंड कर सकते हो तो एयर अगर आप लेंगे तो ज्यादा यूजेबल होगा दूसरे कामों के लिए भी, लेकिन सिर्फ पबजी खेलना है तो फिर मिनी ठीक है। अगला क्वेश्चन है विशाल सिंह का, और ये क्वेश्चन बहुत लोगों की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकता है। अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बोल रहे इज इट वर्थ टू बाय आईपैड प्रो 2020, मतलब जो लेटेस्ट आईपैड प्रो आया है क्या वो वर्थ है लेना, क्योंकि उनको एप्पल इकोसिस्टम जो है वो उनका पूरा करना है। उनके पास आईफोन 11 प्रो मैक्स है, एयरपॉड्स प्रो है, एप्पल वॉच सीरीज 5 है, यानी कि लेटेस्ट तीनों प्रोडक्ट्स है। अब उनको आईपैड लेना है तो प्रो 2020 वाला उनको लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एप्पल इकोसिस्टम पूरा करना है आपका, तो आप सस्ते से सस्ता आईपैड भी लेंगे तो आपका एप्पल इकोसिस्टम पूरा हो जाएगा। सारी चीजें हैंड ऑफ है, आपका जो कॉपी इधर करेंगे, पेस्ट इधर करेंगे, एयर ड्रॉप करेंगे, सारी चीजें आपको टोटल ये इकोसिस्टम में मिल जाएगी सस्ते वाले आईपैड के अंदर भी। अगर आपको प्रो आईपैड का इस्तेमाल करने आ रहा है, आपके जो वर्क फ्लो है, आपकी डे टू डे लाइफ है, उसमें वो कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, तभी जाके वो आईपैड प्रो लीजिए। अगर आप आईपैड प्रो लेते हो और फिर से उस पर वीडियोज देखते हो, मूवीज देखते हो या छोटे मोटे गेम्स खेलते हो, आपको कोई भी फायदा उसका नहीं होने वाला है, अननेसेसरी अपने पैसे बर्बाद करेंगे। उससे आधी कीमत में आप अगर आईपैड एयर 3 ले लेते हो या एयर 4 जो आने वाला है वो लेते हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है आशीष त्यागी का, बोलते हैं एज वी ऑल नो के बॉयकॉट चाइना जो है वो ट्रेंडिंग है, तो क्या आपको लगता है कि एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग कभी स्टार्ट करेगा सारे आईफोन्स की इंडिया के अंदर? क्या एप्पल अभी भी आईफोन 10R इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल आईफोन 10R इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, और जैसे जैसे यहाँ पे जो उनका प्रोडक्शन प्रोसेस है वो और स्ट्रीमलाइन होते जाएगा तो नए नए प्रोडक्ट्स भी वो लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है एप्पल के लिए भी। रही बात बॉयकॉट चाइना की, तो बॉयकॉट चाइना जो है ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर इंडिया में भी एप्पल प्रोड्यूस करता है और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स जो है स्मार्टफोन के वो इंडिया में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं कंप्लीटली, तो भी उसके मैक्सिमम कंपोनेंट्स जो है वो चाइना से ही आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो चाइना से आ रही है, तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब हुआ क्या, लोगों ने बोला टिकटॉक को बॉयकॉट करो, टिकटॉक को डिलीट करो, टिकटॉक को डिलीट करो। टिकटॉक की रेटिंग हटाकर जो है उन्होंने 1.2 पे कुछ लेके आ गए थे, अभी वापस गूगल ने सारे रिव्यूज डिलीट कर दिया और 4.4 पे टिकटॉक आ गया। तो टिकटॉक को जो पब्लिसिटी मिली थी वो हमने एक्चुअली उसको कर दी बॉयकॉट बॉयकॉट चिल्ला के। और रही बात बॉयकॉट चाइना की या बॉयकॉट टिकटॉक की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का प्रोफाइल या खुद का अकाउंट जो है वो टिकटॉक पे उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, ये वेरीफाइड अकाउंट है, जाके आप चेकआउट कर लो टिकटॉक के ऊपर, ये चीज़ डालकर आपको पता चल जाएगा। तो सोच समझ के आपको फैसला लेना चाहिए। इसे बॉयकॉट जो है हम बोलते हैं, लेकिन बॉयकॉट कितना हम कर पाते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बॉयकॉट करने के बाद उसका ऑल्टरनेटिव क्या है इसके ऊपर भी हमको वर्क करना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी इसी से कुछ रिलेटेड है दोस्तों, शाकिर सैयद इनका नाम है, बोलते हैं एप्पल चाइना में क्यों अपने प्रोडक्ट्स असेंबल करता है, इंडिया में लेबर चार्जेस कम है, तो एप्पल अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में असेंबल क्यों नहीं करता? देखिए इंडिया में लेबर चार्जेस कम है चाइना के मुकाबले, बिल्कुल बात सही है, लेकिन जब एप्पल ने चाइना में अपना पैसा इन्वेस्ट किया उस टाइम पे चाइना जो है उसका लेबर कॉस्ट भी कम था और टेक्नोलॉजिकली इंडिया से वो ज़्यादा एडवांस भी था, और आज भी टेक्नोलॉजिकली इंडिया से चाइना जो है वो एडवांस्ड है। अभी इंडिया में एप्पल ने फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, ये सारी कंपनीज जो है इनके साथ यहाँ पे असेंबली ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ाने वाले भी है। लेकिन हमको एक अच्छे
सिटीजन की तरह जो है हमारे कंट्री की एक चीज़ सोचनी चाहिए। आप लोग सब लोग ये चीज़ सोचिए और बताइए मुझे, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, सही बोल रहा हूँ तो बताइए। कोई भी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी जो हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक कंट्री के अंदर लेके आना चाहती है, क्या वो ऐसी कंट्री में लेके आना चाहेगी जहां के लोग आपस में ही एक दूसरे के ऊपर रिलीजन या रेस या स्टेट या लैंग्वेज की वजह से लड़ते रहते हैं और बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है उस कंट्री में? कभी भी कोई भी अपना हज़ारों करोड़ रुपए ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगी। तो हम लोगों को भी अपने एक्शंस पे जो है ध्यान देना चाहिए और अपने एक्शंस को सुधारना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने कंट्री का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दुनिया के सामने अच्छे तरीके से करें, ताकि दुनिया भर का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे कंट्री में आए। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ते रहते, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो है सोशल मीडिया पे बवाल मचाते रहते। ये चीज़ ना करके अगर हम हमारे अपने आप के और अपने कंट्री के प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे तो ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आ सकता है और आपका, हमारा, हर किसी का जो है भला हो सकता है। अगला क्वेश्चन है जयंत का। ये बोलते हैं आपने बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि मैकबुक प्रो से ज़्यादा परफॉर्मेंस आईपैड प्रो का है, जो लेटेस्ट वाला है। तो वो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या सिविल इंजीनियर है तो उनको ऑटोकैड वगैरह चलाना होता है, ऑटोकैड 3D चलाना होता है, तो आईपैड प्रो तो सपोर्ट भी नहीं करता और 3D मैक्स सॉफ्टवेयर रेंडरिंग और टू गेमिंग से भी हैवी होता है। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैकबुक प्रो की जगह कोई नहीं ले सकता पोर्टेबल डिवाइसेस में? देखिए, दोनों जो है अलग चीज़ है। आईपैड प्रो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा फास्ट है मैकबुक प्रो के सामने, लेकिन मैकबुक प्रो जो है एक फुल फ्लैश कंप्यूटर है जो कि आईपैड प्रो नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं होने वाला है। जो iOS है वही आईपैड ओएस है, लेकिन मैक ओएस जो है ये फुल फ्लैश कंप्यूटर है। जैसे आपको विंडोज़ के अंदर मिलता है वैसे ही मैक ओएस के अंदर पूरा सिस्टम वैसा का वैसा देखने मिलता है। अभी जो भी चीज़ होती है उसका एक पर्पज़ अलग होता है। जैसे एक फॉर्मूला 1 की कार है वो बहुत तेज़ भागती है, या कोई रेस कार है बहुत तेज़ भागती है, लेकिन क्या वो एक ट्रक के जितना लोड उठा सकती है? क्या वो उतनी यूटिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकती है? क्या उतनी वर्सेटैलिटी या उतनी फ्लेक्सिबिलिटी वो प्रोवाइड कर सकती है? नहीं कर सकती। उसमें आप अकेले बैठेंगे और उसमें जो है दौड़ लगाएंगे। तो वही किस्सा है मैकबुक प्रो का और आईपैड प्रो का। आईपैड प्रो फॉर्मूला 1 की कार नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन ये डिफरेंस आपको समझाने के मैंने एग्जाम्पल दिया है। अगला क्वेश्चन है चैटर सिंक, और ये प्रॉब्लम बहुत लोग को आ रहा है कि एचडीएफसी के कैशबैक के ऑफर के अंदर वो लोग ने आईफोन खरीदा, आईपैड खरीदा, जो कुछ खरीदा और 120 डेज के अंदर जो कैशबैक आना था उनके अकाउंट में नहीं आया। तो इनका भी यही प्रॉब्लम है। तो ये बोल रहे हैं कि किसको कॉन्टैक्ट करो? एप्पल स्टोर में कॉन्टैक्ट करो, एचडीएफसी बैंक से कॉन्टैक्ट करो, दुकानदार से कॉन्टैक्ट करो, किससे करो? देखिए, ये जो ऑफर लेके आया आपके लिए एप्पल के साथ मिलकर, ये एचडीएफसी बैंक ही लेके आया, और वो जो आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट, वो एचडीएफसी में है, आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी का है, तो आपको कैशबैक देने की जिम्मेदारी भी एचडीएफसी की है। कोई दुकानदार या कोई एप्पल स्टोर आपको कैशबैक नहीं दे सकता, तो उनसे झगड़ा करके फायदा नहीं। चुपचाप अपने जो बिल है उसके साथ अपने एचडीएफसी बैंक में चले जाइए या कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट कीजिए, वहां पे कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर करेगा और फिर आपका जो कैशबैक है आपको रिफंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आदित्य का। ये बोलते हैं कि एक आईफोन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे एक एंड्रॉइड फोन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसी तरीके से एक आईफोन भी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए आईफोन या एंड्रॉइड फोन से ज्यादा हेल्पफुल चीज जो होती है वो एक आईपैड होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री के अंदर अभी आईपैड इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर, लेकिन जो लोग यूज करना जानते हैं, जो लोग उसमें नोट टेकिंग करना जानते हैं, वो लोग चाहे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, मेडिसिन पढ़ रहे हो या फिर कोई और कॉमर्स साइंस जो कुछ भी पढ़ रहे हो, उनके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल चीज है वो आईपैड है। तो बेटर है कि आप सस्ता फोन ले लो और जो पैसा बचता है उसके अंदर आप एक आईपैड लेते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो पढ़ाई की है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है चिराग शर्मा का। बोलते हैं मैकबुक के लिए न्यूज आई है कि इंडिया में भी आप कस्टमाइज मैकबुक ले सकते हो, तो आप मैकबुक प्रो का 13 इंच का लोअर एंड वाला मॉडल लीजिए, लेकिन उसमें 8 GB की जगह 16 GB रैम लीजिए। ये देखिए, ये न्यूज़ जो आई है बिल्कुल भी सही है और मैंने इसके बारे में इंक्वायर भी किया और मैंने एप्पल स्टोर वालों से कांटेक्ट किया और उनको मैंने ये भी बताया कि मुझे मैकबुक प्रो का बेस मॉडल चाहिए जिसके अंदर मुझे रैम अपग्रेडेड चाहिए, क्योंकि अमेजोन पे या फिर उनके पास जो रेगुलर मॉडल्स आ रहे हैं उसके अंदर जो बेस मॉडल है वो एक आता है जो 1,22,000 का है, जिसमें 8 GB का रैम है और 256 GB का SSD है, और दूसरा मॉडल उसके ऊपर का आता है सेम प्रोसेसर के साथ, उसमें भी 8 GB का रैम है और SSD जो है वो 512 GB है, जिसका प्राइस 1,44,000 है। तो मतलब नहीं है 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा है कि सिर्फ आपको 256 GB की जगह 512 GB मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसलिए मैंने उनको बोला भाई रैम अपग्रेड करके आप मुझे दे दो, लेकिन पूरा एक हफ्ता बीत चुका है, अभी तक वो मुझे आंसर नहीं दे पाए कि कितने दिन में वो मुझे डिलीवर कर सकते हैं या उसका प्राइस कितना होगा। तो अगर वो थोड़े दिन और मुझे जवाब नहीं देते तो सीधा सीधा मैं जाके जो है मैकबुक प्रो का बेस मॉडल ले लूंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रशांत का। ये भी 2 क्वेश्चन पूछे जिसमें चाइनीज से रिलेटेड है, तो पहला वाला क्वेश्चन जो मैं स्किप करूंगी क्योंकि ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं। दूसरा क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि चाइनीज आईफोन जो है उसका क्लोन बना दिया, आईफोन 11 का क्लोन देखा है उन्होंने 10,000 में बिकता है, और ओप्पो वीवो जैसी कंपनी जो है वो यूआई भी एग्जैक्टली कॉपी कर लेती है, तो एप्पल एक्शन क्यों नहीं लेता ऐसी चीजों पे? आपको क्या लगता है? एप्पल इसलिए एक्शन नहीं लेता क्योंकि दूसरे नाइकी, रीबॉक, ये सारे कंपनी जो है ये भी ज्यादा करके एक्शन नहीं लेते, हर कोई उसका क्लोन बनाता है, क्योंकि एप्पल जानता है कि उसका जो कस्टमर है
उसको पता है कि 10,000 रुपये में आईफोन 11 का, आईफोन एसई का, कोई भी आईफोन का परफॉर्मेंस क्वालिटी आपको कभी नहीं मिल सकती। तो एप्पल का जो कस्टमर है जिसको आईफोन लेने की ख्वाहिश है, नया आईफोन लेने की ख्वाहिश है कि आईफोन 11 में लूंगा, वो कभी भी जाके 10,000 रुपये का क्लोन आईफोन नहीं खरीदेगा। उसको सच समझ के भी नहीं खरीदेगा, उसको झूठ समझ के भी नहीं खरीदेगा और ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स पे ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। ये चीज़ एप्पल जानता है। अननेसेसरी अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम, पैसा, अपनी एनर्जी जो है इन चीज़ों पे ऐसी कंपनीज बर्बाद नहीं करती। नाइकी के भी कस्टमर्स के बारे में नाइकी जानता है, रीबॉक भी जानता है उसके कस्टमर्स के बारे में कि जिसको ओरिजिनल चीज़ चाहिए वो महंगा जूता आके हमसे ही लेगा, कि उसको परफॉर्मेंस जो है हमारी प्रोडक्ट में ही मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है विनायक का। ये बोलते मैं एक स्टूडेंट हूँ, फ्रीलांसिंग से लगभग 1 लाख रुपए कमा चुका हूँ और मुझे आईफोन 12 प्रो लेना चाहता हूँ, तो क्या सही रहेगा कि 1 लाख का मैं आईफोन ले लूँ? लोग बोलेंगे कि इतना पैसा डाल दिया, उससे अच्छा 10-12 शाओमी के फ़ोन आ जाते। आपको क्या लगता है, मुझे बताइए। 10-12 शाओमी के फ़ोन लेके क्या आपको ठेला लगाना है शाओमी के फ़ोन का कि 10-12 हज़ार के 10-10 फ़ोन लिया और अपने आप को बेच के उसमें प्रॉफिट कमाना है? अगर आप वो चीज़ करना चाहते हो कि आपने शाओमी का फ़ोन लिया, उसमें 500,000 प्रॉफिट रख के आप उसको बेचना चाहते हो, तो आप करो। नहीं तो 10-12 शाओमी के फ़ोन आ जाते, ये कोई मतलब नहीं, कि दोनों का परफॉर्मेंस है, दोनों की क्वालिटी और दोनों की सारी चीज़ें जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने मिलेगा। रही बात, आप स्टूडेंट हो, आपने 1 लाख रुपए जो है फ्रीलांसिंग के जरिए से कमाया, तो क्यों ना आप उसी फ्रीलांसिंग का जो बिजनेस है उसको एनहांस करने के लिए वो 1 लाख रुपए लगाए। 1 लाख रुपए का फोन ले लेंगे तो क्या होगा, आपको शायद आपके दोस्तों में हवाबाजी आप कर लोगे, शायद थोड़ी बहुत लड़कियों को इंप्रेस कर लोगे, आपकी क्लास की थोड़ा बहुत आपका नाम हो जाएगा कि हाँ यार इसने तो, विनायक ने तो ले लिया एक आईफोन 12 प्रो, क्या यार सही बात है, बहुत मेहनत कर रहा है बंदा, कमा रहा है, मजे कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने फ्रीलांसिंग के बिजनेस को एनहांस करने के लिए, कुछ स्किल्स सीखने के लिए, शायद एक मैकबुक प्रो आपको कुछ काम आ जाए, शायद विंडोज का कोई लैपटॉप आप अपग्रेड कर लो, वो चीज अगर आप करोगे तो ज्यादा मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, क्योंकि 1 लाख की जगह आप 10 लाख भी कमा सकते हो। फिर हमारे Q&A का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों शोएब परकार का। बोलते हैं एप्पल के जो लाइटनिंग केबल्स है, चार्जिंग केबल्स है, ये जो है इतनी जल्दी खराब क्यों जाते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि एप्पल जो है यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर रहा मेरे हिसाब से। लाइटनिंग केबल्स जो एप्पल के आते हैं आईफोन्स के साथ, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं। जो है सीधा सीधा बोलता हूँ मैं, क्रिटिसाइज करने में मुझे कोई शर्म नहीं आती इसके बारे में एप्पल को, कि ये बहुत ही घटिया चीज़ जो है बेचता है अपने आईफोन्स के साथ। जो चार्जर की क्वालिटी बोल लो या फिर लाइटनिंग केबल की क्वालिटी बोल लो, चार्जर फिर भी ठीक है, लाइटनिंग केबल बहुत जल्दी खराब होते हैं, टूट जाते हैं और काम करना बंद करते हैं। कुछ लोग जो बहुत संभाल के यूज़ करते हैं उनके चल भी जाते हैं, कुछ लोग जो रेगुलर अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करते, इतना रेगुलर तरीके से यूज़ करते हैं, उनके जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये कंजूसी करता है और उसी को जो है मार्केट में फिर एक्सेसरीज के नाम पे बेचकर भी वो पैसा कमाता है और दूसरे कंपनी से भी पैसा कमाता है MFI के नाम पे। इसका मतलब है मेड फॉर आईफोन, ये भी एक लाइसेंस है जो वो बेचता है दूसरे कंपनीज को। तो थर्ड पार्टी आप केबल लेते हो MFI वाली, तो उसका पैसा भी एप्पल कमाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश किया हूं। उम्मीद करता हूं आप सेटिस्फाई होंगे और जो भी क्वेश्चन के आंसर मैंने दिया हूं उस पर आपके जो भी थॉट्स है अच्छे तरीके से आप लिख के बता सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपका क्या जो है नजरिया है इस सब के बारे में। आपके दिल में जो भी सवाल होंगे दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि अगले Q&A में हम उसका जवाब दे सके। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको डॉक्टर फोन के बारे में बताया था, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट जरूर कीजिए। उस पर जो डिस्काउंट कोड है उसका इस्तेमाल करके आप 20% डिस्काउंट पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।